जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक। हम FSC से इकट्ठे हैं जी। FSC हमने इकट्ठे की और बाद में हमने DVM भी इकट्ठे किया, हमारा सेक्शन भी इकट्ठे था और बाद में हमने कुछ 6 साल डेयरी फार्मिंग भी इकट्ठे की। आप सुन के हैरान होंगे कि हम इतना लंबा अरसा जो है 13 साल हमने इकट्ठा गुजारा और 6 साल डॉक्टर साहब ने डेयरी फार्मिंग के बाद स्विच किया और ये पोल्ट्री में चले गए। अब डॉक्टर साहब को माशाल्लाह 6 साल ही पोल्ट्री सेक्टर में भी हो गए हैं। तो ये वाहिद बंदे हैं पाकिस्तान में जो इस वसी तजर्बा रखते हैं डेयरी का और एक वसी तजर्बा रखते हैं पोल्ट्री का। हरफन मौला ही कह सकते हैं डॉक्टर साहब, अल्लाह की ज़ात ने आपको अता की है। तो डॉक्टर साहब, सवाल जो आपका सेशन वाले वो बता दूं मैं आपको, मैं पोल्ट्री को और डेयरी को इनसे मुवाजना करवाना चाह रहा हूँ ताकि लोगों में कशमकश होती है। कुछ लोग पोल्ट्री में काम करना चाहते हैं, कुछ डेयरी में काम करना चाहते हैं। इन्होंने चूँकि दोनों ही करनी है तो ये हमारे लिए बड़ा यूज़फुल सेशन होगा हमारी जो कारोबारी कम्युनिटी है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग को एक कारोबार के तौर पे आप कैसे देखते हैं? अगर कोई बंदा पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहता है, कौन सा बंदा है, किसको करनी चाहिए? जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, पोल्ट्री का बिज़नेस जो है ना जी, अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। इसमें जो है फ़िक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए, फिर आप पोल्ट्री का कारोबार कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपल एक जो है 1 kg जानवर जो है हम करते हैं एक साइकिल के लिए 35 दिन के लिए या अपना 36-37 दिन के लिए, तो एक जानवर कमो बेश जो है वो 235-40 रुपए में पर kg तैयार हो रहा है। आलमोस्ट जो है वो फीड की कॉस्ट जो है वो 100 रुपये पर kg के करीब है, इस वक्त 95-100 के करीब है। और अगर हम 1 kg जानवर का वेट हासिल करते हैं पोल्ट्री के अंदर तो हमें कम से कम 1600 ग्राम 1500 ग्राम हम उसे फीड देते हैं और इस फीड का तकरीबन 150 से 160 रुपये पर kg जो है इसकी कॉस्ट आती। फिर इसके साथ जो है हम तकरीबन जो है अगर बर्ड की कॉस्ट हमें चूज़ा एक दिन का 80 रुपीज़ में मिल रहा है तो पर kg जो है चूज़े की कॉस्ट वो ऑलमोस्ट 40 रुपीज़। 200 तो सिर्फ जो है आपने उसकी फीड और उसके चूज़े पे खर्च कर दिए चूज़े की कॉस्ट के अंदर। अब इसके अलावा वैक्सीन है, इसके अलावा मेडिसिन है, आपकी लेबर कॉस्ट है, इसके अलावा बिजली है, डीजल है और ये सारी चीज़ें मिल मिला के एक फार्मर को 1 kg का बर्ड जो है वो 234-240 रुपये में घर में पड़ रहा है। ठीक है ना जी। अब उसके अलावा आपकी कंस्ट्रक्शन हर चीज़ वो इसके अलावा है। अब 1 kg जानवर के लिए आप जो है जनाब 240 रुपये 235 रुपये आप खर्च कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपने 1,00,000 kg जैसे 50,000 आपने जानवर डाले हैं और 1,00,000 kg आपने माल तैयार करना है तो कम से कम 2.5 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए 1 kg यानी 50,000 बर्ड तैयार करने के लिए। मतलब सिर्फ 40 दिन का सर्कल है। हाँ जी, सिर्फ 40 दिन का सर्कल है। 2.5 करोड़ रुपया लग गया। और पोल्ट्री की कंडीशन इस वक्त ये है कि हर चीज़ क्रेडिट पर है। आपकी पेमेंट लगनी है, आपको फीड आनी है, उधार नहीं, वरना उधार मार्केट में फीड कोई नहीं दे रहा। ठीक है ना जी डॉक्टर साहब। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त टफ है फार्मिंग करना और जो है बीमारी जो है आए दिन कोई ना कोई बीमारी आती रहती है। और जनाब अपना फीड वाले जो हैं वो जब दिल करता है जनाब एक ग्रुप में मैसेज आ जाता है कि जी 100 रुपये 200 रुपये फीड का रेट बढ़ गया। तो इस तरह करके ना इस वक्त फार्मर के लिए फार्मिंग करना बहुत मुश्किल हो चुका है। जैसे अभी मैं आपको ईद के ऊपर जो है अभी ईद उल फितर अभी गुजरी है, उसमें डॉक्टर साहब गोश्त ईद की रात को 195 रुपये 200 रुपये पर kg जो है वो फार्म से सेल हो रहा था। ठीक है ना जी। और फार्मर को उसकी कॉस्ट पड़ रही थी 230-235 रुपये। 35 रुपये किलो का विषय नुकसान हो गया। नुकसान फार्मर को हो गया। अभी क्या है कि उसमें 15 रुपये पड़ने हैं जो आड़ती है जो वहाँ से फार्म से लेकर आया और तकरीबन 15 रुपये भी पड़ने हैं जो दुकानदार ने अपना प्रॉफिट रखना है। ठीक है ना जी। तो वो सारा नुकसान जो है वो किसके खाते में आया? वो फार्मर के खाते के अंदर आया। यानी ईद के आखिरी 5-6 दिनों में रमज़ान शरीफ के अंदर एक एक फार्मर ने 30-30 40-40 लाख अपनी जेब से दिया है मार्केट के अंदर। ठीक है ना जी। तो अब जो हमें नज़र आ रहा है कि जनाब रेट बहुत ज़्यादा हो गया। अब फार्मर जो है पिछले महीने नुकसान करके आराम से बैठ गया।
अब मार्केट के अंदर तैयार माल ही नहीं है, ठीक है ना जी, शॉर्टेज होगी, माल की शॉर्टेज होगी, डिमांड ज़्यादा है। इस वजह से डॉक्टर साहब जो है इस वक्त प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हमें नज़र आ रहा है कि जनाब 300 रुपये के जी फार्म से माल मिल रहा है, तो ये तो बहुत थोड़े लोग हैं, 10% भी लोग नहीं हैं जिनके पास इस वक्त माल तैयार है। तो ये पोल्ट्री फार्मर के ऊपर ये बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत ज़्यादा लोग अपना इसके अंदर नुकसान कर चुके हैं। तो ये कोई अच्छा वक्त नहीं है पोल्ट्री फार्मिंग के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये तो डॉक्टर साहब ने हमें क्लियर कर दिया कि इस वक्त जो मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा, मैं भी यही कह रहा था जी कि पोल्ट्री वालों के छक्के लग रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये चंद लोग हैं जिनके छक्के लग रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर फार्मर ने चूज़ा डाला ही नहीं, क्योंकि वो नुकसान कर चुके थे। डॉक्टर साहब ऐसे अगर मैंने कारोबार करना हो, मिसाल के तौर पे कल को अल्लाह मुझे जो है इन्वेस्टमेंट दे दें, आप क्या समझते हैं, मतलब आपको मतलब 6 साल हो गए हैं, कब चूज़ा डालना चाहिए कि पैसे अच्छे बन गए? मतलब जैसे मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने फैटनिंग करना है तो आप जनवरी में जानवर परचेज़ कर लें, रमज़ान के पहले दूसरे इशरे में निकाल दें, आपको अच्छा रेट मिल जाता है। मैं कहता हूँ कि अगर आपने स्टार्ट करना तो यहाँ से कर लें। आपको 6 सालों में अगर 1 साल की विंडो तैयार की जाए, क्या लगता है कि कौन से मंथ्स हैं जिनमें आज तक आपने नुकसान होते नहीं देखा? मुश्किल सवाल है डॉक्टर साहब। इस तरह का, जैसे अभी ईद उल फितर के ऊपर सारे लोग ये समझ रहे थे कि अब रेट लगेगा, अब हमें प्रॉफिट मिलेगा। ईद का फ्लॉक है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जो दुकानदार डेली 1000 kg सेल करता है, वो ईद की रात में तकरीबन 2000 kg सेल करता है। तो लेकिन हुआ क्या, जब ईद की रात आई है तो सारे फार्मर जो थे वो मार्केट नीचे आ गई, माल ज़्यादा हो गया और वो लाखों का नुकसान हो गया। इसलिए कोई भी सीज़न फेवरेट नहीं है, ठीक है ना जी। आप कहें कि ये 12 रबीउल अव्वल, हाँ जी, ये कह सकते हैं हम, जुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो बड़ा इन्वेस्टर है, जिसके पास ज़्यादा फार्मर है, वो उसके लिए बिज़नेस ठीक है कि कभी जनाब उसे नुकसान का फ्लॉक आ जाता है, कभी उसे प्रॉफिट का आ जाता है। अगर सारे साल की वो एवरेज निकालता है तो एक मुनासिब एवरेज जो है वो फिर नज़र आती है। मतलब डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि पूरे साल आप फ्लॉक डालते जाएं, आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि अगर आप नुकसान कर भी लें तो आप नेक्स्ट फ्लॉक डाल सकें। अब कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ईद पर नुकसान किया, अब उनके पास पैसे ही नहीं होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि चलो यार छोड़े यार, कोई नया कारोबार करते हैं या चूज़ा काम या कुछ भी करेंगे। तो ऐसा इन्वेस्टर इस कारोबार में आए जिसके पास पैसे अच्छे खासे हों, जो पूरा साल फ्लॉक डाल सकता हो। डॉक्टर साहब 6 फ्लॉक होते हैं साल में? हाँ जी, 6 डाले जा सकते हैं। तो 6 फ्लॉक डाल सकता हो और फिर उसमें हो सकता है 2 में नुकसान कर ले, 4 में प्रॉफिट हो जाए, या जिस तरह भी है, तो साल की जो उसकी एवरेज है वो उसकी बेहतर आ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका चूँकि राब्ता, आपने दोनों फार्मर्स को देखा, आपने दोनों तरह के ऑनर्स को डील किया है, आपने एक डेयरी फार्मर भी देखा, आपने एक पोल्ट्री फार्मर भी देखा है। आप क्या समझते हैं इस वक्त अवेयरनेस की अगर हम बात करें, हमारा डेयरी का फार्मर ज़्यादा चीज़ों की आगाही रखता है या आपका पोल्ट्री का फार्मर जो है वो ज़्यादा आगाही रखता है? जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। डॉक्टर साहब, डेयरी के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 100%, जब मैं कहता हूँ 95% फार्मर वो हैं जो बाई चॉइस डेयरी के अंदर आए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का बाप पोल्ट्री में था तो वो बेटा भी पोल्ट्री में आ गया, यानी बाई चॉइस यहाँ पे अपना पोल्ट्री के अंदर लोग बिजनेस कर रहे हैं। इस वजह से इन फार्मर्स के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। पोल्ट्री में ज़्यादा, पोल्ट्री में ज़्यादा, मैं पोल्ट्री की बात कर रहा हूँ। पोल्ट्री में फार्मर के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। सब फार्मर्स को पता है चूज़ा आएगा कैसे रिसीव करना है, आते चूज़े में वैक्सीन कैसे करनी है, हमने स्प्रे कैसे करवाना, ब्रूडिंग कैसे करवानी है, ठीक है जी। पहले 7 दिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, नेक्स्ट वीक में पहले 6 दिन में जानवर फीड क्या खाएगा, अगले 6 दिन में क्या खाएगा, कौन सी खाएगा, पहले वीक पे क्या वज़न आना चाहिए, दूसरे वीक पे क्या आना चाहिए, तीसरे पे क्या आना चाहिए। बेसिक चीज़ें जो हैं, जैसे अगर लेमनेस आ गई, क्यों आई, हमने फ़ौरन हमें क्या करना चाहिए, और मोटी मोटी बीमारियों के मुतल्लिक सब फार्मर को पता है। यहाँ आप हैरान होंगे सुन के डॉक्टर साहब, पोल्ट्री के अंदर हर फार्मर जो है एक बर्ड के ऊपर 12 से 15 रुपए वैक्सीन की वो खर्च करता है, सिर्फ वैक्सीन, मेडिसिन इसके अलावा है। हर फार्मर को पता है कि जनाब आईबी में मोटे मोटे साइन किस तरह के होते हैं, बर्ड क्या करता है, गम्बोरो आ गई, अब इसके अंदर साइन कौन से हैं,
क्या करना है। अगर जानवर जो है वो लूज़ मोशन कर रहा है तो वो इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए। यानी फार्मर इसके अंदर वेल अवेयर्ड है। डॉक्टर साहब मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे भी फार्मर खुद से ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे हमारी डेयरी में है कि पहले खुद ट्रीटमेंट की जाती है, बाद में अगर वो मसला नहीं हल होता तो ज़्यादातर फार्मर जो है तब डॉक्टर से रब्ता करते हैं। तो आप पोल्ट्री में भी ऐसा ही देखते हैं? डॉक्टर साहब अक्सरियत फार्मर की जो ये है ना जी, वो फर्स्ट एड जो है वो खुद ही देता है। खुद ही देते हैं। सबके पास जो है वो मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, फ़ोन पे रब्ता होता है, व्हाट्सएप आ गया, किसी डॉक्टर को फ़ोटो भेज दी, ठीक है ना जी। अब वो बार बार फार्मिंग, अब एक फ्लॉक जो है उसने साल में 6 बार निकालना है सेम, तो फार्मर को बेसिक प्रॉब्लम जो है वो पता होते हैं, तो डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो फार्मर वो खुद ट्रीटमेंट करते हैं। जब वो देखते हैं कि डेली जो है 12 घंटे की मोर्टलिटी या 24 घंटे की मोर्टलिटी एक खाद हद से ज़्यादा बढ़ रही, तो फिर वो किसी डॉक्टर का विज़िट करवाते हैं। पोल्ट्री के अंदर क्योंकि बायोसिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, तो फार्मर को पता होता है कि डॉक्टर वो बंदा है जिसने ऐसे फार्म भी देखे हैं जहाँ पे आउटब्रेक है बीमारी का, और इसने वो बर्ड चेक किए हैं। अब डॉक्टर से बचना फार्मर समझता है कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से बीमारी आपके फार्म पर ना हाँ जी, बीमारी फार्म पे ऊपर ना आ सके, इस वजह से जो है वो फार्मर जो है वो पूरी कोशिश करता है कि मैं डॉक्टर साहिबान से अवॉइड करूं, क्योंकि पूरी कोशिश के बावजूद आप पूरी बायोसिक्योरिटी करते हैं जनाब, बंदे को नहला देते हैं, कपड़े चेंज करवा देते हैं, आप स्प्रे कर देते हैं गाड़ी के ऊपर, लेकिन सब कुछ करने के बाद फिर भी आपको पता नहीं चलता, आपकी वैक्सीन पूरी होती, फिर आपको पता नहीं चलता कि जनाब ये बीमारी कहाँ से आ गई, हमें जो है वो ये लॉस किधर से आ गया, ठीक है ना जी। इसलिए डॉक्टर से फार्मर अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त डेयरी के मुकाबले में हमारा पोल्ट्री फार्मर चीज़ों की आगाही ज़्यादा रखता है। दरअसल पोल्ट्री में इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री को दुनिया के साथ मुवाजना करें, हम किधर खड़े हैं? जैसे अगर हम दूसरे डेयरी की बात करें ना, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले 5 सालों में हम दुनिया को बहुत कुछ दिखाने वाले हैं इंशाअल्लाह। बहुत चीज़ें स्पीड से तब्दील हो रही हैं और एक टाइम आने वाला है अगले 5 सालों में हम इंशाअल्लाह लोगों को डेयरी सिखा रहे होंगे, यहाँ पर सेशंस भी कर रहे होंगे, लोग बड़ी स्पीड से सीख रहे हैं, डेयरी बड़ी स्पीड से डेवलप कर रही है। पोल्ट्री इंडस्ट्री में आप आज किधर खड़े हैं अगर आप मुवाजना करें दुनिया के साथ? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने सवाल किया। डॉक्टर साहब अगर हम एक स्टैंडर्ड देखें ना जी कि क्या स्टैंडर्ड है जिससे हम अपनी इंडस्ट्री को दुनिया की इंडस्ट्री के साथ मुवाजना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो जो चीज़ हम देख सकते हैं वो है कि हम एक 50 kg का बैग जो है वो बर्ड को खिलाकर हम कितने kg ब्रॉयलर की शक्ल में वज़न हासिल कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं FCR कितनी आ रही। तो डॉक्टर साहब हम दुनिया के बिल्कुल बराबर हम FCR ले रहे हैं। जैसे 50 kg का बैग खिला के हम आसानी से 33 किलोग्राम, 34 किलोग्राम, 32 किलोग्राम हम वज़न ले रहे हैं और सारी दुनिया भी ऐसा ही कर रही है। अब आती है ये है क्वांटिटी की बात कि हम कितना वज़न ले रहे हैं। अब अगली चीज़ है क्वालिटी की कि हम क्या उस क्वालिटी का गोश्त पैदा कर रहे हैं जिस क्वालिटी का गोश्त दुनिया पैदा कर रही। इसमें हम थोड़ा सा पीछे हैं क्योंकि इस पे अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस पे ना जी अभी मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है जो फार्मर इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो है एंटीबायोटिक का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका ह्यूमन के ऊपर ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे देखें डॉक्टर साहब, मैं ये एक बात इसके अंदर आ गई जो मैं करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि लोग समझते हैं पोल्ट्री का मीट जो है ये पता नहीं कितना नुकसानदेह है। ये मैंने लिखे सवाल लिखा था, आपने अच्छा किया से बात कर। बहुत लोग हाँ जी पता नहीं क्या है, क्या परेशानी है, क्या देते हैं जानवर को किस तरह। डॉक्टर साहब जो हम खाते हैं, अमरूद खाते हैं, जो हम आम सब्जियां खाते हैं जैसे करेला है, बैंगन है, टोमेटोज़ हैं, डॉक्टर साहब इसके ऊपर आलमोस्ट जो है ये डेली स्प्रे करते हैं और वो स्प्रे जो है वो कोई एंटीबायोटिक नहीं होती, वो केमिकल्स होते हैं और इन केमिकल्स को हम ऐसे ही हल्का सा धो के हम वो सब्जियां खा रहे हैं। वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। या एक ऐसा गोश्त जिसमें ये चांस है कि कोई मिलियंस बिलियंस पार्टिकल साइज में वहाँ पे जनाब एंटीबायोटिक रेजिड्यू पड़े होंगे।
तो ये हर तरह से हमारे लिए सेफ़ है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया, डॉक्टर साहब ने ये क्लियर कर दिया है। डॉक्टर साहब, लोग ये कहते हैं कि यार ये ब्रॉयलर खाते हैं, ये तो सच चल नहीं होता खुद, ये खाता रहता है, ये जिधर पड़ा है उधर ही पड़ा है, इसको खा के हमने क्या सेहत पकड़नी है। डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, डॉक्टर साहब असल में ये जो लोग कहते हैं ना जी कि इससे चला नहीं जाता इस तरह, उसकी वजह यह है कि लोगों ने पोल्ट्री फार्म विजिट नहीं की है, वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता, देखने नहीं दिया जाता। अगर आप इस वीडियो के साथ एक छोटी सी किसी पोल्ट्री फार्म की वीडियो शेयर करें ना जी, आप वीडियो शेयर कर, हाँ मैं आपको कोई ऐसे मैं वीडियो कोई दूंगा, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये बर्ड वहाँ पे कितना हैप्पी रहता है। डॉक्टर साहब ज़बरदस्त किस्म का इसे 25 डिग्री सेल्सियस या इसके करीब कहीं हम इसे टेम्परेचर देते हैं, कूलिंग ज़बरदस्त होती है, इसकी फीड जो है, इसका पानी जो है क्वालिटी ज़बरदस्त। हम प्लांट का फ़िल्टर का हर वक्त पानी नहीं पीते, लेकिन ये ब्रॉयलर जो है ये फ़िल्टर्ड पानी पीता है, यानी ज़बरदस्त तरह का इसका माहौल होता है। लेकिन प्रेजेंटेशन जो मार्केट के अंदर ब्रॉयलर की है वो इंतहाई पुअर है, वो इंतहाई पुअर है। वो गर्मी में उन्होंने रखा होता है, हवादार जगह नहीं होती, छोटे छोटे केजेस हैं, जानवर आराम से ऐसे बैठा हुआ है, तो देखने में हाँ जी मुंह खोल के सांस ले रहा है, पेंटिंग कर रहा है। उससे जो है ग्राहक ये समझता है, आम कस्टमर ये समझता है कि शायद इसके नस्ल के अंदर कोई फ़र्क है, शायद इसके अंदर कोई मसला है। कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एक बड़ा यंग और सेहतमंद जानवर होता है जो इतना वज़न हासिल करके मार्केट के अंदर आता है। मार्केट के अंदर उसकी प्रेजेंटेशन पुअर है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वैसे सवालों से सवाल निकलते जा रहे हैं, मेरा तो अपना भी दिलचस्पी मेरी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर साहब, ये जो हमारे देसी मुर्गे हैं, गली मोहल्ले में खाते पीते चुगते, पता नहीं क्या कुछ खाते रहते हैं, मैंने तो नालियों में मुंह मारते देखे हैं, बचपन में देखते रहे, मैंने घर में मुर्गियाँ रखी हुई थी। तो उसके मुकाबले में एक ऐसा परिंदा जिसको आप फ़िल्टर का पानी दे रहे हैं और आप उसको एक अच्छी हाई प्रोटीन डाइट दे रहे हैं, इसकी मीट क्वालिटी और जो हमारा देसी जानवर है जो गली मोहल्ले में फिरता है उसकी गोश्त की क्वालिटी क्या समझते हैं, किधर देखते हैं आप? डॉक्टर साहब, आप डेयरी के एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी तरह आप डेयरी को समझते हैं। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि एक अगर आप जनाब जानवर करते हैं, जिस तरह मार्केट के अंदर हमारे पंजाब के अंदर बड़ा मशहूर है कि जनाब कट्टे का गोश्त बड़ा चंगा मज़ेदार होता, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसका एज फैक्टर होता है कि जिस एज के अंदर उससे स्लॉटर किया जाता है, ज़बह किया जाता है, उस एज के अंदर उसकी गोश्त में एक सॉफ्टनेस होती है, टेंडरनेस होती है, वो पकाने में बड़ा अच्छा, बड़ा इस तरह। लेकिन यही अगर आपको कोई 6 साल 8 साल कोई भैंस या कोई गाय का गोश्त किसी जानवर का मिले तो उसमें फ़र्क होता है, उसमें पकाने में ज़्यादा ज़ोर लगेगा, ज़्यादा उसे जनाब अपना स्टीम करना पड़ेगा, ज़्यादा पकाना पड़ेगा, ठीक है ना जी। तो हम ये समझते हैं, लेकिन पोल्ट्री के अंदर क्या है, पोल्ट्री के अंदर हम ये समझते हैं कि जनाब ये जो 2 साल की मुर्गी है, ये जो 1.5 साल की मुर्गी है, इसके गोश्त जनाब ये ठीक गोश्त है, क्योंकि ये पकाने में बड़ा मुश्किल है, इसे ज़्यादा स्टीम करना पड़ता है, ज़्यादा देर पकाना पड़ता है, इस वजह से जनाब ये जानवर ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो जो हमें 5 वीक का, 7 वीक का या 6 वीक का हमें जनाब 2600 ग्राम का, 2500 ग्राम का ब्रॉयलर जो हमें मिलता है, उसका क्योंकि अभी एज थोड़ी होती है, अभी उसने वज़न कर लिया, उसकी एज थोड़ी है, बिल्कुल अभी जनाब बच्चा है 6 वीक का, तो उसमें हम ये समझते हैं कि जनाब ये जो है इसमें पता नहीं क्या इन्होंने हार्मोन्स लगाए हैं, ये किया है, वो किया है। डॉक्टर साहब ऐसा कोई नहीं है, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, हमारे जो अच्छे प्रोडक्शन वाले लोग हैं जो अच्छा प्रोडक्ट अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसे बाहर भेज रहे हैं। आप कह रहे हैं पाकिस्तान में ब्रॉयलर का जो गोश्त है हम इस पर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारी कई कंपनीज जो हैं वो यूएई के अंदर और इस तरह वहाँ के शेल्फ्स के अंदर हमें ये प्रोडक्ट्स देखने में मिलती हैं, ठीक है ना जी। तो हम क्वालिटी मीट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम होना बाकी है। ले जी, ये तो डॉक्टर साहब ने कई सारे शकूक व शुबात क्लियर कर दी हैं, तो फिर हम ब्रॉयलर खाना जारी रखते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा ये है कि अभी हमारे जो डॉक्टर भाई हैं जो डिग्रीज करके निकल रहे हैं, अभी उनको फ़ैसला करना है कि हमने क्या करना है, पोल्ट्री में जाना चाहते हैं या डेयरी में जाना चाहते हैं। ये उन तमाम दोस्तों के लिए और मेरे तमाम भाइयों के लिए जो 8th सेमेस्टर में है या 9th सेमेस्टर में है, फ़ैसला नहीं कर पा रहे। वो किसी डेयरी के एक्सपर्ट टीचर के पास जाते हैं तो उसकी बातों को सुन के वो मुतासर होकर डेयरी में आना चाहते हैं। वो जब अपने किसी पोल्ट्री के प्रोफेसर के पास जाते हैं, उनकी बातें सुन के उनका दिल करता है कि हम पोल्ट्री में आ जाएं। आप क्या समझते हैं इस वक्त
अगर आपके भाई या मेरे भाई हों, आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो अपना जो फ्यूचर है उसमें जो वर्किंग है वो डेयरी सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाएं या पोल्ट्री सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाएं? डॉक्टर साहब, बड़ा अहम सवाल आपने किया है, बड़ा इसका हमारे दोस्तों के साथ इसका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, हम लोग जो पे कर रहे हैं ना, हमारा असल में वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है फार्म के ऊपर? एक डबल शेड जो है जिसके ऊपर तकरीबन 50 से 60 हज़ार बर्ड डाला जाता है, उसके ऊपर हम 11 लोगों को एम्प्लॉय रखते हैं जिनका शेड के साथ ताल्लुक़ होता है। 8 वर्कर होते हैं, एक असिस्टेंट होता है, एक सुपरवाइज़र होता है और एक कुक होता है। ये 11 लोग होते हैं। डॉक्टर साहब, ये सारे नॉन टेक्निकल लोग होते हैं। जो मेन इनका सुपरवाइज़र हमसे तकरीबन 50,000, 60,000, 45,000 हमसे पे ले रहा है, वो एक बिल्कुल जो है नॉन टेक्निकल पर्सन है। उसके अंदर खूबी क्या है? एक खूबी उसकी ये है कि वो पोल्ट्री या ब्रॉयलर के बिहेवियर को समझता है। उसे ये पता होता है इस वक्त जानवर खुश है, इस वक्त जानवर जो है वो ढीला है, वो जानवर के बिहेवियर को समझता है। दूसरी चीज़ ये होती है, उस बंदे का बैकग्राउंड होता है देहात से, उस बंदे का बैकग्राउंड होता है वहाँ से जहाँ से हमारा बेसिक वर्कर आता है। तो उनकी आपस के अंदर अटैचमेंट, उनकी आपस के अंदर जो है वो एक जो लैग बहुत अच्छी होती है, टीम बन जाती है, उनका बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है, वो अच्छा काम करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे वेटनेरियन, हमारे छोटे भाई, जब ये लोग फार्म के ऊपर जाते हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे माहौल से जाते हैं, यूनिवर्सिटी के माहौल से। अब वहाँ जाके उन लोगों के साथ बैठ के खाना खाना या उन लोगों के साथ अपने जो है वो ऑफिस शेयर कर रहे हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल है। और ना इनकी मार्केट के अंदर ऐसी कोई पेनिट्रेशन होती है कि अगर डॉक्टर साहब को ये कहें कि जी आप 8 वर्कर कहीं से मंगवा लें, कहीं से बुला लें, तो डॉक्टर साहब के लिए ये बहुत मुश्किल है ये वाला काम करना। तो बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो विलिंग हैं कि वेटनेरियन उनके पास फार्म के ऊपर हों, उनके पास काम करने के। अगर वो 50,000 एक जो है वो लेमैन को दे रहे हैं, नॉन टेक्निकल बंदे को दे रहे हैं, तो वो एक वेटनेरियन को भी दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे वेटनेरियन वहाँ पे स्टे नहीं करते। बायोसिक्योरिटी होती है, हम कहते हैं 40 दिन यहाँ से निकलना नहीं, वो 40 दिन अंदर रह नहीं सकते। इस वजह से थोड़ी सी जो है ना हमारे वेटनेरियन के लिए प्रॉब्लम्स। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे डेयरी के हवाले से बात करता हूँ। डेयरी में तो मजबूरी बन गई है ना डॉक्टर, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। बेशक जिसने 20 गायें क्यों ना रखी हों प्योर ब्रेड की, तो वो भी डॉक्टर उसने रखा हुआ है। कुछ अल्लाह का शुक्र है, हम अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं फार्मर को। हर फार्मर का दिल करता है कि वो फार्म पे एक डॉक्टर को रखे जो उसके मामलात को देखे। तो सब ब्रीडर फार्म जो है वहाँ पर तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन क्या वो ब्रीडर फार्म्स इतनी तादाद में हैं पाकिस्तान में कि जो इतने सारे वेटनेरियंस निकल रहे हैं उनको अकोमोडेट कर सकें? ब्रीडर का मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं। ठीक हो गया, चलें ठीक हो गया सर। डॉक्टर साहब का कहना ये है कि डॉक्टर्स की स्पेस बन सकती है, लेकिन शायद एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है पोल्ट्री सेक्टर में। और मुझे भी ये लगता है कि डेयरी सेक्टर में चूँकि फार्मर जो है वो डॉक्टर को रखना चाहते हैं, उनकी मजबूरी भी है, और कुछ हम चूँकि अपने प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस देते रहते हैं, तो अब फार्मर भी चाहता है कि उनके फार्म पे डॉक्टर्स मौजूद हों। अब ये हमारे भाई जो सुन रहे हैं फैसला उन्होंने करना है। डॉक्टर साहब, एट दी एंड मैं एक सवाल करूँगा आपसे, आज अगर हम आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दें, कैसा फील कर रहे हैं? तो आप क्या करेंगे पोल्ट्री इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए? मतलब आपको हम टेक्नोक्रेट्स में डाल सकते हैं, यू आर अ टेक्नोक्रेट, ठीक है? तो आप डेयरी इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे और पोल्ट्री इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? मतलब वज़ीर आज़म के पास सारे इख्तियारात मौजूद हैं, आप क्या करेंगे? डॉक्टर साहब, इस वक्त भी जो है पोल्ट्री की सबसे बड़ी बॉडी जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो PPA है, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन। इस वक्त PPA के जो चेयरमैन हैं वो है डॉक्टर राना सजाद साहब। बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, पोल्ट्री वेटनेरियन है, और उनका काफ़ी ज़्यादा 25 से 30 साल का उनका एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। तो अब भी पोल्ट्री के अंदर बहुत से ऐसे कॉम्पिटेंट लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, जो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि पोल्ट्री को इम्प्रूव करें। और लास्ट हमारे जो PM थे उन्होंने इन्हें टाइम भी दिया, इनके साथ उनकी डिस्कशंस भी हुई,
यानी वो हर लेवल के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि पोल्ट्री जो है वो इंडस्ट्री जो है वो इम्प्रूव हो। लेकिन डॉक्टर साहब इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ों को जो है मैनेज करना, ब्रीडर फार्म्स जो हैं उनका डाटा सारा, और जनाब ये जो है फीड मिल्स जो हैं इनका सारा डाटा, इन सारी चीज़ों का अगर ये गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हो, गवर्नमेंट को पता हो कि इस साल जो है वो ब्रीडर कितना मार्केट के अंदर है, ये इतना ब्रीडर जो है ये कितना डे ओल्ड चिक्स प्रोड्यूस करेगा, उससे हमारी जनवरी की जो है हमें नॉर्मली डिमांड कितनी होती है, फरवरी की हमारी डिमांड गोश्त की कितनी होती है, उस हिसाब से चूज़ा ये मार्केट के अंदर जाए, ताकि इसके अंदर जो फार्मर का नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा है वो कम से कम हो, जुए को कंट्रोल कर सके। हाँ जी, गवर्नमेंट के लेवल पे गवर्नमेंट को सप्लाई एंड डिमांड कर्व को कंट्रोल कर। हाँ जी, सप्लाई एंड डिमांड कर्व जो है उसे कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ा गवर्नमेंट के लिए जो है ये वाला चैलेंज जो है अहम है। और दूसरा, गवर्नमेंट को इसके ऊपर लेजिस्लेशंस करनी चाहिए, फार्मर को इसके ऊपर इंसेंटिव दे कि क्वालिटी मीट जो है वो प्रोड्यूस किया जाए। हम क्वांटिटी के लिहाज से ठीक हैं लेकिन क्वालिटी में पीछे हैं। क्वालिटी में जितना हम इम्प्रूव करेंगे हम अपने गोश्त को दूसरे ममालिक के अंदर भेज सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, हमारे पास बहुत ज़्यादा फार्म्स हैं, हम गोश्त बाहर भेज सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं, लेकिन अगर हम क्वालिटी मीट प्रोड्यूस करें। बिल्कुल ठीक हो गया, डॉक्टर साहब ने अपना व्यू पॉइंट दे दिया। डेयरी के हवाले से जी अगर मुझे कुछ करने को मिले तो शायद सबसे पहला काम हम दूध का रेट तयन करने के लिए कोई पॉलिसी मेकिंग ज़रूर करेंगे, जो कि अभी मैं समझता हूँ कि डेयरी में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। हर इलाके में जो तो छोटा फार्मर है वो अपना दूध की बंदियाँ कर लेते हैं, लेकिन जो कमर्शियल सेक्टर में वो लोग जो प्रोसेसिंग कंपनीज़ को दूध दे रहे हैं, नेस्ले है, एंग्रो है, फौजी फूड है और भी बहुत सारे हैं, कोई सीन ही नहीं है कि दूध का रेट किसने तय करना है, कैसे तय करना है। ऐड करना चाहूँगा, जैसे आप कह रहे हैं ना कि रेट कमेटी दूध के लिए बन जाए, जैसे डॉक्टर साहब पोल्ट्री ब्रॉयलर के अंदर लेयर के अंदर ऑलरेडी रेट कमेटियां हैं, लेकिन ये काम जितना भी लाइव स्टॉक का है ये है डिमांड एंड सप्लाई से। आप मिल्क के अंदर, दूध के अंदर एक रेट कमेटी बना दें और जनाब वो रेट कमेटी कहेगा जी दूध बिकेगा 150 रुपये पर लीटर में, लेकिन डॉक्टर साहब उसका होगा ये कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब जब डिमांड कम होगी तो फार्मर के पास रोज़ाना से रोज़ाना दूध आ रहा है, अब वो क्या करेगा? होगा उससे ये कि वो अनाउंसमेंट 150 की है, फार्मर मजबूर होगा 110 रुपये में बेचने पे, फार्मर मजबूर होगा 120 रुपये में बेचने पे। इसलिए डॉक्टर साहब जब तक हम इस बिज़नेस को, जैसे आप डेयरी की बात कर रहे हैं, इसे कमर्शियल नहीं करते, कमर्शियल लेवल के ऊपर, जैसे आप भैंस की बात अगर आप करें तो उसकी प्रोडक्शन इतनी होनी चाहिए कि जो मार्केट में रेट चल रहा है उसी रेट को सामने रखते हुए वो प्रॉफिट में जाए। ठीक है ना जी, मार्केट के अंदर कभी भी ऐसा रेट नहीं होता जो डिमांड से ज़्यादा हो। ठीक है ना जी, तो जानवर हमारा जो है वो कमर्शियल होना चाहिए, जो हमें दूध की मिकदार ही इतनी दे कि वो जनाब मार्केट में जो रेट चल रहा है उसके ऊपर वो बिल्कुल जो है वो हमें प्रॉफिट में ले जाए। तो मेरा ख्याल है डेयरी में अगर कल कला आप कमेटियां बना भी ले, रेट कमेटियां, गवर्नमेंट कोई रेट का, दूध का रेट अनाउंस कर भी दे, तो मेरे ख्याल में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फार्मर को वही रेट मिलेगा जितनी मार्केट के अंदर डिमांड है और जो मार्केट उससे पे करेगी। डॉक्टर साहब आपको लगता नहीं कि दूध की डिमांड तो हमारी यूनिवर्सल ही है? जैसे अभी भी हम दूध अपने पर कैपिटा अवेलेबिलिटी दूध की तो हमारी थोड़ी है, जितना दूध हमारी आवाम को चाहिए उतना हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। तो आप काफ़ी लंबा चौड़ा गैप है, और चूँकि आजकल हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा जो अडल्ट्रेटेड, जो नुकसानदेह दूध है उसको तलब कर रही है, तो लोग तो कहते हैं जी हमें खालिस दूध तो मिलता ही नहीं है। आपको लगता नहीं कि कहीं दूध की डिमांड पूरी करना फॉर अवे बहुत दूर है, बजाय इसके? जी डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी आपने बात की, लेकिन इसके अंदर एक फैक्टर आता है बाइंग कैपेसिटी। नो डाउट कि हमें हर इंडिविजुअल को पाकिस्तान के अंदर पर डे जितना दूध चाहिए हम उससे आधा इस्तेमाल कर रहे हैं या आधे से भी कम कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं लोग विलिंग है पे करने के लिए? क्या अगर आप कल कला पाकिस्तान जितना आज दूध पैदा कर रहा है
2 साल बाद 5 साल बाद अगर आप अपनी प्रोडक्शन को डबल कर देते हैं और उसी प्रोडक्शन के डबल होने के साथ आवाम की बाइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती, वो वहीं पे खड़ी रहेगी जहाँ पे आज खड़ी है, तो क्या आप वो दूध को परचेज़ कर पाएगी? अगर नहीं परचेज़ कर पाएगी तो फिर आपको दूध जो है वो सस्ते में बेचना पड़ेगा, या आपको क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस करके बाहर भेजना पड़ेगा, या आपको यहाँ सस्ते में बेचना पड़ेगा। तो इस वजह से ये जो है डिमांड जो है वो गवर्नमेंट के डाटे तक है, हमारी जो है वो आवाम में बाइंग कैपेसिटी नहीं है। जी डॉक्टर साहब ने बड़ा प्लस पॉइंट जो है उस पर बात की है। मैं चूँकि डेयरी फार्मर ही हूँ डॉक्टर साहब, लोगों से रब्ता रहता है और चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, हमारी तो कोशिश होती है कि फार्मर को उसका अच्छा रेट मिल जाए, फार्मर ग्रो करे, फार्मर आगे जाए, उसके ग्रो करने के साथ ही हमारी ग्रोथ है और इंडस्ट्री ग्रो करेगी। लेकिन ये भी आपकी बात ठीक है कि अगर मिसाल के तौर पे दूध का रेट हम बढ़ा देते हैं, एक यूनिवर्सल रेट तय हो जाता है, तो कितने लोग हैं जो वाकई इस दूध को ख़रीदने की कैपेसिटी रखते हैं। अब जैसे मार्केट में चीज़ें तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन सारे लोग नहीं ख़रीद सकते। मैकडोनल्ड्स का बर्गर हर एक के लिए अवेलेबल है, लेकिन सारे खाते नहीं हैं, क्योंकि खाते सिर्फ वही हैं जिनके जेब में पैसे होते हैं, जो वहाँ पे जाके खा सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट आ गया, आप लोगों ने हमारी डिस्कशन सुनी और आप मेरा ख्याल है काफ़ी यूज़फुल और फ्रूटफुल डिस्कशन थी जी। आप भी कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।